Assalamu alaikum ladies and gentlemen. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे. Ladies and gentlemen, today we are going to discuss one of the very important subject from BS English, modern drama. जी तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बेसिकली सिलेबस के लिहाज से सेकंड ड्रामा डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट ड्रामा को डिस्कस करेंगे और इस ड्रामा का जो नेम है वो है अ डॉल्स हाउस, वन ऑफ द वेरी फेमस मॉडर्न ड्रामा की बात करेंगे तो सबसे जो मशहूर मॉडर्न ड्रामा है वो डॉल्स हाउस है और आज हम इस वीडियो के अंदर इसी ड्रामा को डिस्कस करेंगे. एंड दिस ड्रामा इज़ रिटन बाय द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा हेनरिक इब्सन. ये जी इसके ड्रामाटिस्ट हेनरिक इब्सन और इन्होंने इस ड्रामा को लिखा है. तो आज हम इस ड्रामा के बारे में और इस ड्रामाटिस्ट के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हेनरिक इब्सन. जो इस ड्रामा के ड्रामाटिस्ट हैं उनकी बायोग्राफी से हम आगाज़ करेंगे. तो पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना वो ये कि हेनरिक इब्सन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा. बेसिकली मॉडर्न ड्रामा का जो फादर कहा जाता है वो हेनरिक इब्सन को कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आज हम ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है. इस जैसा मॉडर्न ड्रामा यू हैव नेवर रेड इन योर लाइफ, ज़िंदगी के अंदर आपने नहीं पढ़ा होगा. बहुत ही खूबसूरत और कमाल का ये ड्रामा लिखा गया है. If we talk about his date of birth and date of death, then we can say he was born in 1828 in Norway and died in 1906. 1828 में इनका जन्म होता है और 1906 में इनकी मौत हो जाती है. इफ़ यू टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, तो इनका जो जन्म होता है वो एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो होती हैं वो इनके घर में चल रही थी, या ये कह लें कि ये फाइनेंशियल तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसकी वजह से अर्ली एज के अंदर ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और बहुत से बेनिफिट्स मिले इन्होंने जब इन्होंने अर्ली एज में लिखना स्टार्ट किया था. अगर आप इनके वर्क्स के ऊपर फोकस करें तो आपको ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये किस तरह का लिखा करते थे. हिपोक्रेसी के बारे में लिखा करते थे, मैरिज प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा करते थे और इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में लिखा करते थे. तो ये थी इनकी कुछ थीम्स. अब इनके जो मेजर वर्क्स हैं जो कि इनकी पॉपुलैरिटी की रीजंस बने वो इन्होंने नॉर्वे से जाके जर्मनी और इटली के अंदर जाके लिखे. नॉर्वे के अंदर रहते हुए जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे थे दैट वर नॉट दैट मच फेमस, लेकिन एग्ज़ाइल करके जब ये इटली और जर्मनी गए तो वहाँ के जो वर्क्स थे ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए. एंड वन मोर थिंग, इन्होंने जो एक ट्रेडिशनल थिएटर चल रहा था उसके रुख को भी बदल दिया था, एक नई फॉर्म दे दी थी हेनरिक इब्सन साहब ने. तो ये थी जी शॉर्ट सी बायोग्राफी हेनरिक इब्सन के बारे में. यू नीड टू कीप इन माइंड दिस बायोग्राफी. देन अबाउट द सेटिंग. अब हम एक एक चीज़ करके इस ड्रामा के रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सेटिंग कि इस ड्रामा की सेटिंग कहाँ पे. तो बेसिकली जो आपको स्टोरी बताई जाएगी वो जर्मनी के अंदर की बताई जाएगी और जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो 1879 1879 के इर्द गिर्द का पीरियड मिलेगा और इसी टाइम पीरियड पे इस ड्रामा को पब्लिश भी करवाया गया था. नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा कैरेक्टर्स. इस स्टोरी के अंदर आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे जस्ट लाइक नोरा हेल्मर, टॉर्वल हेल्मर, डॉक्टर रैंक, क्रिस्टीन लिंडे, नील्स क्रॉक्स्टेट, एनी मैरी, बॉब, एमी, आइवन एंड हीलन. ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि इस ड्रामा का हिस्सा हैं. अब एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. नोरा हेल्मर. लेकिन इससे पहले हम टाइटल को एक दफ़ा देख लेते हैं, अ डॉल्स हाउस. और आप इसको डीकोड करेंगे डॉल्स हाउस तो एक गुड़िया का घर. बेसिकली ये जो टाइटल है ये एक क्रिटिसिज्म है यूरोप के एजुकेशन मैरिज सिस्टम के ऊपर और यूरोप के अंदर रहने वाली ख़वातीन के ऊपर. ये एक क्रिटिसिज्म किया गया कि औरत के साथ बेसिकली उस वक्त में सलूक किस तरह का किया जाता था.
औरत के साथ जो सलूक किया जाता था वो एक डॉल की तरह किया जाता था, जिस तरह एक प्लास्टिक की गुड़िया हो और आप उसको अपनी मर्ज़ी से उसके साथ बिहेव करते हैं, सलूक करते हैं। तो यूरोप के अंदर जो ख़ातून है, औरत है, उसके साथ डॉल की तरह ही हाउस किया जाता है। तो ये एक बड़ा ही मेजर पॉइंट है जो कि हेनरी गिब्स साहब ने उठाया। और वो जो डॉल है बेसिकली आपकी लीडिंग कैरेक्टर है नोरा हेल्मर। नोला नोरा हेल्मर ही वो औरत है जिसको डॉल की तरह सलूक किया जाता है टुवार्ड्स हिज हर हस्बैंड, इसके खामंद की तरफ से। अब इसके जो खामंद है वो इसको बच्चों की तरह देखते हैं कि जो कि इमेच्योर है, जिसको कुछ पता नहीं है, जो कि चीज़ों की केयर नहीं करती, जो कि बच्चों की तरह हरकतें करती हैं। स्टार्ट में दिखाया भी ऐसे ही गया है, लेकिन जैसे ही ड्रामा चलता है और एंड पे जाकर हमें पता चलता है कि बेसिकली नोरा वाज नॉट अ डोल, शी वाज अ सेंसिबल वूमेन। वो एक ना बड़ी ही समझदार किस्म की खातून थी। नंबर 2 पे हमारा कैरेक्टर जी टॉरवल हेल्मर, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ नोरा। नोरा का हस्बैंड है और ये आप कह लें कि एक लीडिंग कैरेक्टर ही है नोरा के साथ, और ये हुक्म देने वाला बंदा है। बैंक के अंदर काम करता है और जैसे स्टोरी का आगाज़ होता है, इसको बैंक के अंदर प्रमोशन मिली है, एक हाई स्टेटस मिला है और इस चीज़ का भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। किस तरह से होता है वो स्टोरी के अंदर आपको पता चल जाएगा। दैन डॉक्टर रैंक इज़ द फ्रेंड टू टॉरवल, जो कि मेल है। वो डॉक्टर रैंक वो टॉरवल का दोस्त है एंड ही इज़ सफरिंग विद अ डिज़ीज़, जो कि इसको इनहेरिट हुई है इसके फादर से। एक बीमारी में मुब्तला है और बाकी की जो ज़िंदगी है वो गुजार रहा है। दैन क्रिस्टीन लिंडे, शी इज़ द फ्रेंड टू नोरा, नोरा की बचपन की दोस्त है, उसके साथ पढ़ती है एंड शी इज़ द डाउन टू अर्थ वूमन। बहुत ही कमाल की, बहुत ही शानदार, इंटेलिजेंट, कमिटेड, हार्ड वर्किंग टाइप की जो इस ड्रामा के अंदर जो आपको करेक्टर दिखाया गया वो क्रिस्टीन लिंडे का ही दिखाया गया। देन नील क्रॉक्सटेड इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से नेगेटिव कैरेक्टर, जो कि ब्लैकमेल करता है या जो अपना ही फ़ायदा सोचता है, जहाँ पे इसको अपना फ़ायदा नज़र आता है ये वही काम करता है। देन एनी मैरी, शी इज़ द नैनी, ये इनके घर की, हेल्मर के घर की एक नैनी है जो कि बच्चों का ख्याल रखती है। नोरा और हेल्मर के 3 बच्चे हैं और उन तीनों बच्चों का ख्याल ये एनी मैरी ही रखती है और ड्रामा के अंदर इसको नैनी के नाम से पुकारा जाता है। इनके 3 बच्चे जी बॉब, एमी और आयवन। दीज आर द 3 किड्स, 3 चिल्ड्रंस टू नोरा एंड टॉरवल। और लास्ट करेक्टर जी हमारा हिलन इज़ द मेड। टॉरवल और नोरा की जो मेड है, नौकरानी है, वो हिलन है। तो ये थे जी कुछ कैरेक्टर्स जो कि इस स्टोरी को आपको नज़र आएंगे। अब बात करते हैं जी इस स्टोरी के मेजर थीम्स की, कि इस स्टोरी के थीम्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थीम यू विल सी इन दिस ड्रामा इज़ वुमेन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, कि औरतों की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। आज़ादी ये नहीं कि वो ग़ुलाम हैं, उनको आज़ादी चाहिए। आज़ादी उनको अपने हकूक़ की चाहिए, आज़ादी उन्हें अपने जज्बात की चाहिए, आज़ादी उन्हें मैरिज की चाहिए, आज़ादी उन्हें अपने प्रोफेशन की चाहिए। इस किस्म की आज़ादी चाहिए जो माशरे के अंदर चीज़ों को दबा दिया जाता है। इस तरह की आज़ादी बेसिकली औरत को चाहिए। नंबर 2, मैरिज एज अ सोशल प्रॉब्लम। बेसिकली हम एक औरत को मर्द के साथ बांध तो देते हैं, बट वी डोंट नो कि उसके साथ सलूक किस तरह का किया जा सकता है। क्या उसको वो औरत वाला ही स्टेटस मिलता है या शादी के बाद उसका जो स्टेटस है वो बदल जाता है। ठीक है जी। तो ये था जी सेकंड थीम। नंबर 3, हिपोक्रेसी इन सोसाइटी, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज सोसाइटी। ये सिर्फ कोई 100 साल पहले की बात नहीं, जब ये कहानी लिखी गई थी, कोई 150 साल पहले की बात नहीं, आज के दौर में भी वैसे ही हो रहा है। हर एक बंदा मुनाफिक है। यू कैन नॉट इमेजिन कि भाई ये बंदा ठीक है, ये नहीं ठीक। हर बंदा अपने आप में एक मुनाफिकत शो करता है। द लास्ट वन, सेल्फ आइडेंटिटी वर्सेस ड्यूटी। जो नौरा होती है वो एंड पे खुद को डिस्कवर करती है, सेल्फ आइडेंटिटी उसको एंड पे पता चलती है। इससे पहले वो सिर्फ एक ड्यूटी ही दे रही होती है जो कि हस्बैंड वाइफ के तौर पे वो कर सकती है, लेकिन एंड पे जाके उसको पता चलता है कि नहीं, जो वो ड्यूटी दे रही थी वो सिर्फ ड्यूटी थी, उसने खुद को पहचाना ही नहीं था। एंड पे जाके उसको अपनी शनाख्त पता चलती है। तो ये थे जी बेसिक थीम्स। अब हम बात करते हैं जी इस ड्रामा की स्टोरी को। जी, स्टडी के लिए कुछ पॉइंट्स तो नहीं है, तो इंशाल्लाह जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सो इट वुड बी बेटर कि आप उन पॉइंट्स को साथ साथ लाजमी तौर पे लिखते जाइएगा। जी, कहानी का आगाज़ किस तरह से होता है। जब कहानी का आगाज़ होता है, इट्स क्रिसमस ईव, क्रिसमस की रात है जी। और जो नौरा है, शी केम टू हर रूम विद मल्टीपल गिफ्ट्स।
बहुत ज़्यादा उसके पास डिफरेंट टाइप्स के ना गिफ्ट्स हैं जिनको लेके ना वो अपने घर अपने कमरे के अंदर दाखिल होती है। जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर दाखिल होती है, ऊपर से इसका हस्बैंड टॉरवल आ जाता है एंड ही सेज के तुम शुरू से ही ऐसे ही करती आ रही हो। पहले जिस तरह बच्चों को हम प्यार नहीं करते, उसी तरह वो एक प्लेफुल वे के अंदर नौरा को ना प्यार करता है और कहता है कि तुम्हारी वो आदत नहीं गई फजूल खर्ची करने की, तुम वैसे की ही वैसे ही हो। तो इतना क्या है कि वो उसको बताता है कि मेरी बैंक के अंदर प्रमोशन हो गई है, अब मेरा जो स्टेटस है ना वो थोड़ा सा हाई हो गया। ये नौरा से कह के वो ये बात चला जाता है। इतने में जो इनकी घर की नौकरानी होती है हेलन, शी कम्स अप विद अ मैसेज कि हमारे घर एक विजिटर आया है जिसका नाम है डॉक्टर रैंक एंड ही वांट्स टू मीट टॉरवल हेल्मर। वो टॉरवल हैमर से मिलना चाहता है। तो डॉक्टर रैंक अंदर आ जाता है, अंदर आने के साथ ही वो सीधा चला जाता है टॉरवल हेल्मर के रूम में और दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब इनके बातचीत करने के दरमियान जो हेलन होती है शी कम्स अगेन विद द न्यूज़ कि वी हैव अनदर गेस्ट, वी हैव अनदर विजिटर। तो ये जो विजिटर है ये मिलने आया है नौरा से एंड दिस विजिटर इज़ द फ्रेंड टू नौरा एंड शी इज़ मिसिस क्रिस्टीन लिंडे। ये क्रिस्टीन लिंडे होती है जो कि नौरा से मिलने के लिए आती है। क्रिस्टीन लिंडे आ जाती है, नौरा उससे मिलती है और पहले तो वो सिम्पटीज़ देती है कि मुझे पता चला था कि जो आपका हस्बैंड है ही हैज़ डाइड फ्यू मंथ्स अगो। तो वो जितनी भी हमदर्दी होती है ना उसके साथ वो करती है। अब हमदर्दी करने के साथ ही वो अपनी शादी के बारे में बताती है कि हमारी शादी किस तरह की चल रही है। अब शादी का बताती है तो कहती है कि जब हमारी शादी हुई थी वो वेरी पुअर, बहुत गरीब थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करने की वजह से जो मेरा हस्बैंड था ही गॉट सिक, बीमार हो गया और हमारे पास कोई चारा नहीं था उसकी सेहतयाबी के लिए। सिर्फ एक ही रास्ता था कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ से कहीं दूर चले जाए। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके इटली चली गई थी। अपने हस्बैंड को लेके मैं इटली चली गई थी उनकी सेहतयाबी के लिए। इटली हमने कुछ दिन गुजारे। मेरा हस्बैंड जब रिकवर हो गया था हम वहाँ से वापस आ गए। ये सारी स्टोरी वो अपनी दोस्त लिंडे को बताती है। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद वो लिंडे से पूछती है हाउस योर लाइफ इज़ गोइंग, तुम्हारा पास्ट या ज़िंदगी किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पे क्रिस्टीन लिंडे भी उसको अपनी पास्ट की ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि मेरी एक बीमार माँ थी, मेरे दो छोटे भाई थे, तो मैं उनकी ही देखभाल करती रहती क्योंकि मेरी माँ बीमार थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी और मेरे दो भाई थे वो इतने छोटे थे कि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक़्फ़ कर दी थी। मेरी माँ की मौत हो गई और मैं अभी भी अपने भाइयों की देखभाल करती रही थी और अब वो भी बड़े हो गए। मैं पहले कोई काम करती रही थी बट नाउ आई एम जॉबलेस, सो आई एम हियर टू सीक अ जॉब फ्रॉम योर हस्बैंड टॉरवल। तो अगर तुम मेरी मदद कर दो अपने हस्बैंड को कह के कि मुझे बैंक के अंदर जॉब ले दें, सो आई वुड बी ग्रेटफुल। तो जो नौरा होती है वो कहती है कि मैं लाजमी तौर पे टॉरवल से बात करूँगी कि वो तुम्हें जॉब दे दें। ये इस तरह की बातें इनके दरमियान चल रही होती हैं। अब इनके दरमियान इस तरह की डिस्कशन चल रही होती है कि यहाँ पे जो नौरा होती है वो अपना एक सीक्रेट अपने दोस्त लिंडे के साथ शेयर करती है। वो सीक्रेट कौन सा होता है? वो कहती है कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि हम इटली गए थे ताकि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही हो सके, वो रिकवर हो सके। वो कहते हैं हाँ जी। तो वो कहते हैं कि जो हम इटली गए थे हमारे पास पैसे मौजूद नहीं थे। मैंने जो पैसे लिए थे वो बैंक से उधार लिए थे। बैंक से उधार पैसे लेके मैं इटली गई थी और इस चीज़ का मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पता। लोन लिया था और लोन के पैसे मैं अभी तक पे कर रही हूँ। मैं हर मंथ कोई ना कोई सेविंग कर लेती हूँ या मैंने कुछ काम किए थे उनसे जो पैसा मिलता था वो मैं अपना कर्ज़ उतार देती थी और अभी तक थोड़ा बहुत लोन मेरे ऊपर है, वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो ये अपना सीक्रेट जो राज होता है ना वो वहाँ उसको बता देती है। अब इस तरह की बातें चल रही होती हैं तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर, एक और विजिटर, एक और गेस्ट उनके घर में आ जाता है जिसका नाम होता है नील्स क्रॉक्स्टेड। नील क्रॉक्स्टेड जैसे ही घर के अंदर आता है नौरा उसको देख के बड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं कि व्हाट इज़ ही डूइंग हियर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो जैसे ही आता है तो वो इसके हस्बैंड से मिलने के लिए इसके रूम में चला जाता है और जो अंदर डॉक्टर रैंक बैठा होता है वो बाहर आ जाता है, क्रॉक्स्टेड अंदर चला जाता है। अब डॉक्टर रैंक वहाँ से चला जाता है, जो टॉरवल और क्रॉक्स्टेड है वो अंदर बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। अब बातचीत करते करते काफ़ी वक्त अंदर बैठते हैं तो टॉरवल बाहर आ जाता है। बाहर आते साथ ही वो नौरा को बताता है कि तुम्हारी दोस्त के लिए मेरे पास एक जॉब है। मैंने एक
अपने कॉलीग को बैंक से निकालना है, क्रॉक्सटेड को मैंने बैंक से निकालना है, तो उसकी जगह पे मैं इसको जॉब दे दूँगा। इतना कह के वो यहाँ वहाँ से चला जाता है। टॉरवल भी चला जाता है घर से बाहर, डॉक्टर रैंक भी चला जाता है और लिंडे को भी जॉब मिलेगी, वो भी वहाँ से चली जाती है। अब पीछे रह गया क्रॉक्सटेड और नॉरा। अब ये दोनों उस रूम के अंदर, उस घर के अंदर अकेले रह जाते हैं। इतने में जो नैनी होती है, एनी मैरी, वो टॉरवल और नॉरा के बच्चों को लेके बाहर से वापस आ जाती है। तो जो नॉरा होती है वो अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती है। जैसे खेल रही होती है, जो अंदर रूम के अंदर, टॉरवल के रूम के अंदर क्रॉक्सटेड बैठा बैठा होता है, वो कमरे से बाहर आ जाता है और गुस्से के साथ नॉरा को कहता है कि अपने हस्बैंड को समझा दो कि मुझे जॉब से फायर मत करे, मुझे जॉब से निकाले मत। अगर उसने निकाल दिया तो मैं तुम्हारा राज उसको बता दूंगा। तुम्हारा फॉर्जरी वाला जो राज है, जाली दस्तखत वाला जो तुम्हारा राज है, वो मैं इनको इसको बता दूंगा। सो इट वुड बी बेटर कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो कि मुझे जॉब से मत निकालो। बेसिकली यहाँ पे वो उसको डरा जाता है, ब्लैकमेल कर जाता है। हुआ क्या था, जब ये इटली गए थे, आपको पता है कि इसने पैसे बैंक से उधार लिए थे, और जो बैंक से इसने उधार लिए थे वो इसने अपने फादर के जाली दस्तखत करके लिए थे। मीन्स के फ्रॉड करके इसने वो पैसे लिए थे ताकि इसके हस्बैंड की जान बच सके, लेकिन इस चीज़ का किसको भी पता नहीं होता। अब होता क्या जी, वक्त गुजरता जाता है तो इसको पता चल जाता है कि अगर इसने ना रोका तो ये तो बता देगा हेलमट को। तो जैसे ही नौरा का हस्बैंड टॉरवल घर आता है तो नौरा उसकी मिन्नतें समाजतें करना शुरू कर देती है कि ये क्या कहते हैं कि इसको आप जॉब से ना निकालो, इसको जॉब से ना निकालो। लेकिन उसका हस्बैंड उसको डॉल की तरह ही ट्रीट करता है कि इसको नहीं पता कि वो किस तरह का, वो बताता है कि वो इमोरल इंसान है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो गैर अखलाकी इंसान है, तो हम उसको अपने बैंक के अंदर नहीं रख सकते। खैर जितनी बात करके ना वो चला जाता है। अब अगला दिन आ जाता है जी, क्रिसमस डे। इस रात ना एक बॉल होनी होती है, एक पार्टी होनी होती है, तो उनके घर में ना जो लिंडे है वो दोबारा आ जाती है अगले दिन। जैसे अगले दिन लिंडे घर आती है तो वो नौरा का जो कॉस्ट्यूम है पार्टी के लिए वो तैयार करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों जो दोस्त हैं वो बातचीत करना शुरू कर देती हैं। तो जो नौरा होती है वो लिंडे को बताती है कि क्या तुम्हें डॉक्टर रैंक का पता है? कहती क्या हुआ? कहती कि डॉक्टर रैंक जो है वो एक बीमारी में मुब्तला है, जो बीमारी उसको उसके फादर से मिली है। तो जब नौरा डॉक्टर रैंक का नाम लेती है तो जो लिंडे होती है उसको शक हो जाता है कि शायद इसने जो लोन लिया है वो डॉक्टर रैंक से लिया है। तो सस्पिशियस की वजह से ना वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुमने लोन जो लिया था वो इससे लिया था, डॉक्टर रैंक से? तो जो नौरा होती है वो इस चीज़ का इनकार कर देती है। बेसिकली जो नौरा है वो डॉक्टर रैंक को इस बात पे एग्री करना चाहती है कि वो मेरे हस्बैंड से बात करे कि क्रॉक्सटेड को नौकरी से ना निकाला जाए, इसलिए उसने डॉक्टर रैंक की बात की। खैर जिस तरह दोनों बातें करती रहती, इतने में डॉक्टर रैंक भी आ जाता है। डॉक्टर रैंक आता है तो ये ना नौरा उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती कि शायद मैं इसको अपनी बातों में पिघला लूँगी और इससे कहूँगी कि मेरे हस्बैंड से बात करे कि क्रॉक्सटेड को वो जॉब से ना निकाले। तो ये बातचीत करते हैं तो एंड पे जो होता है डॉक्टर रैंक, वो डिक्लेयर करता है कि आई हैव बिन इन लव विद नौरा, कि मुझे नौरा से काफ़ी देर से मोहब्बत है। जब नौरा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा माइंड कर जाती है। इतना माइंड करती है तो वो कहती है कि अब मैंने इससे कुछ कहना ही नहीं, जो मैंने इससे मदद लेनी थी अब मैंने वो इससे मदद भी नहीं लेनी। तो इस तरह की वो बातें खुद से करती है। अब बातें करती है तो वो उससे मदद नहीं लेती। इतने में जो टॉरवल है वो एक दफ़ा फिर आ जाता है। तो जो नौरा वो एक बार फिर स्टार्ट शुरू कर देती है कि अ, उसको ना निकालो जॉब से, ना निकालो उसको जॉब से, ना निकालो। तो इतने में जो टॉरवल होता है वो एक लेटर लेके आता है और अपनी मेड जो होती है हीलन, उसको वो दे देता है कि ये लेटर आप दे आओ उसको क्रॉक्सटेड को, कि उसको डिसमिसल कर दिया गया, उसको बैंक से निकाल दिया गया। तो ये बड़ी परेशान हो जाती है। परेशानी के आलम में वो अपने दोस्त क्रिस्टीन लिंडे को सब कुछ बता देती है कि किस किस तरह से हुआ था। अब क्रिस्टीन लिंडे यहाँ से एक दफ़ा चली जाती है तो ऊपर से ना आ जाता है वो क्रॉक्सटेड, नील्स क्रॉक्सटेड। वो आते साथ ही ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर देता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे जॉब से निकाल दिया, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बैंक से निकाल दिया, आई विल टेक रिवेंज। अब मैं तुम्हें
नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हारा राज फाश करूंगा। अब दो तुम्हारे पास काम है। पहला काम है कि मुझे बैंक में रीजॉइनिंग लेके दो, मुझे बैंक में दोबारा जॉब लेके दो, और जो तुम जॉब लेके दोगी वो पहले से ऊंची होनी चाहिए, पहले से अच्छी होनी चाहिए। मीन्स कि मेरी जो पोजीशन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, ये नौरा से कह देता है। अगर नहीं कहा किया तो मैंने तुम्हारे हस्बैंड के लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डाल दिया कि तुमने किस तरह से फॉर्जरी करके पैसे लिए थे इटली जाने के लिए। अब नौरा और ज़्यादा परेशान होती है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है क्रॉस स्ट्रीट। इसकी जो दोस्त होती है वो आ जाती है और नौरा उससे सारी बातें डिस्कस कर लेती है। तो उसकी जो दोस्त होती है लिंडे, वो अपनी दोस्त नौरा को समझाती है कि परेशान नहीं होना, लेटर कब कल तक आएगा, तो तुम ये करो कि अपने हस्बैंड को कहीं ना उसका जहन और किसी कामों में लगा देना ताकि वो लेटर पढ़ ना सके, तब तक मैं कुछ करती हूँ, ये उसकी दोस्त को कह देती है। तो यहाँ पे एक डांस का नाम है टेना टीला, इस तरह का डांस का नेम है जो इटालियन के अंदर मशहूर है। तो वो ये डांस की प्रैक्टिस करते हैं कि मैं हस्बैंड के सामने करूँगी, वो थोड़ा मसरूफ़ रहेगा, तो जो मेरी दोस्त है लिंडे उसको और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ताकि वो अपना काम कर सके और मुझे ना उस लेटर से बचा सके। खैर जी, ये डांस वगैरह करती है। उसकी जो दोस्त है वो उससे बात करके आती है और आके नौरा को बताती है कि मैंने एक टेक्स्ट भेजा है या मैंने एक पोस्ट भेजी है, तो वो कल तक पहुँचेगी, कल शाम तक। तो कल शाम तक तो मैं अपने हस्बैंड को बिज़ी रखना है। अब अगला दिन आ जाता है जी, पार्टी का दिन, क्रिसमस की पार्टी का दिन। सारे ऊपर वाले पोर्शन मीन्स के फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं डांस वगैरह करने के लिए। तो जो होती है क्रिस्टीन लिंडे, वो क्रॉक्सटॉट को लेके टॉरवल के रूम के अंदर चली जाती है। दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बातचीत करते करते ये मालूम होता है कि जो लिंडे थी, शी वॉज इन लव विद क्रॉक्सटॉट एंड क्रॉक्सटॉट वॉज इन लव विद लिंडे वंस। एक दफ़ा ना इनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुई थी, लेकिन जो लिंडे होती थी वो उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी लालच की वजह से, ताकि उसकी माँ की भी जान पा सके और उसके भाइयों का भी कुछ हो सके। अब होता है ऐसा कि जो लिंडे होती है वो सारी कहानी सुनाती है कि किस किस तरह से उसने शादी की थी मजबूरी में आके। नाउ शी इज़ फ्री एंड शी वांट्स टू बी वंस अगेन वन। तो भाई अब हम एक एक बार फिर हो जाते हैं, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूँगी और तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, क्रॉक्सटॉट को कहती। तो क्रॉक्सटॉट इस बात पे अग्री हो जाता है कि ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूँगा और मैं उस लेटर को भी रोक दूँगा तुम्हारी दोस्त का। तो यहाँ पे जो लिंडे होती है वो कहते हैं कि नहीं, तुम उस लेटर को नहीं रोकोगे, क्योंकि इनके रिश्ते में ना एक शक सा आया हुआ है। इनका रिश्ता उस तरह से, इनकी शादी उस तरह से नहीं चल रही। तो बेहतर है कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान हकीकत आनी ही चाहिए, सच्चाई का दोनों को पता होना चाहिए। सच्चाई का पता चलेगा, दो चीज़ें होंगी, या तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या वो रिश्ता बन जाएगा। इनका रिश्ता पहले भी वैसे नहीं चल रहा, हो सकता है कि सच्चाई पता चलने से वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जो लिंडे होती है वो उसको लेटर भेजने से रोकती नहीं, बल्कि कहती है कि तुमने भेज दे। खैर जी, पार्टी एंड होती है, सारे बारी बारी आते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और आते और चले जाते हैं। लेटर आता है जी टॉरवल के पास, उसके पास कुछ और भी लेटर्स होते हैं, और सब कुछ पढ़ने के बाद वो लेटर पढ़ता है क्रॉक्सटॉट का, और इसके अंदर सारी हकीकत बताई गई होती है किस तरह से नौरा ने फॉर्जरी करके पैसे लिए थे इटली जाने के। तो इस चीज़ का गुस्सा आता है टॉरवल को बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसको बुरा भला कहता है, इसकी इंसल्ट करता है और इसको हर काम करने से रोक देता है। काम करने से रोकने से मुराद के आज के बाद वो इसके बच्चों की देखभाल नहीं करेगी, घर के काम नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, मीन्स कि उस औरत की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। अब इसके साथ ही चॉरवल को एक ख़त और मिलता है, लेटर और मिलता है, जिसके अंदर क्रॉक्सटॉट ने मुआफ़ी मांगी होती है कि ये जो भी कुछ था वो वैसा नहीं था जैसा मैंने लेटर के अंदर लिखा। तो जो टॉरवल होता है उसको एहसास हो जाता है कि मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा किया, जो मैंने उनकी इंसल्ट की वो बहुत बुरी की, ये यानी कि वो माफ़ी वगैरह मांग लेता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। नौरा जो है वो डिसाइड कर चुकी होती है कि अब मैंने इसके साथ नहीं रहना। वो बंदा जो छोटी छोटी बातों पे शक करता है, बेइज्जती करता है, मेरा उसके साथ रहना बनता ही नहीं। तो डिसाइड कर लेते कि अब मैंने इस घर के अंदर नहीं रहना, मैंने घर के अंदर नहीं रहना, मैंने यहाँ से चले जाना है। तो नौरवा वहाँ से फ़ैसला करती है, घर से निकलती है और घर से जाते वक्त दरवाजे को ज़ोर से मार के वहाँ से चली जाती है। तो ये है जी स्टोरी डॉल्स हाउस। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी भी लगी होगी और पसंद भी आएगी। सो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।